ये सरकार किसकी है, किसके लिए चल रही है? हमारे और आपके लिए ना। ये सरकार तो गरीबों की हुआ करती थी। उस 6 साल की बच्ची की चिट्ठी की वो लाइनें याद हैं आप लोगों को, जिसने प्रधानमंत्री को महंगाई पे एक चिट्ठी लिखी थी आज से लगभग 3 महीने पहले। वो चिट्ठी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस बच्ची ने लिखा था कि जब मैं माँ से पेंसिल और रबड़ मांगती हूँ तो वो मुझे मारती हैं। यानी कि 5 साल की बच्ची अपनी शिक्षा को पाने के लिए पेंसिल और रबड़ की महंगाई की दुहाई दे रही थी प्रधानमंत्री को। शिक्षा किसी भी राष्ट्र का आधार होता है और हमारे बच्चे शिक्षा के लिए ही महंगाई की दुहाई दे रहे हैं। देश की जीडीपी रसातल में चली गई है साहब, और ये मैं नहीं कह रही हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का ये बयान है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देश का सबसे बड़ा संघ, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक मोहन भागवत के बाद आरएसएस का सबसे बड़ा दूसरा चेहरा देश की जीडीपी की रसातल में जाने की दुहाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। होसबोले का बयान है, देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ती असमानता एक भयावह स्थिति खड़ी करने वाली है। जिस तरह से देश का आर्थिक हालात है उससे गरीबों का जीना बद से बदतर होता जा रहा है। गरीबी और बेरोजगारी देश के सामने एक दानव की तरह मानो चुनौती दे रही है। रुपया $1 के मुकाबले 82 रुपए 39 पैसे की अपने इतिहास का सबसे निचला स्तर पार कर चुका है। 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं साहब। 23 करोड़ लोगों की आमदनी प्रतिदिन 375 से भी कम है। 4 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं और साहब वो पढ़े लिखे भी हैं, काबिल भी हैं और अनुभवी भी हैं, लेकिन ये सरकार उनको रोजगार देने में विफल नजर आ रही है। इस देश की जनता बेरोजगारी और महंगाई की मार से त्राहिमाम कर रही है और विकास से हताश है। और इस सरकार की विफलता की कहानी कोई दूसरा नहीं, देश के सबसे बड़े संघ के सबसे बड़ा दूसरा चेहरा दत्तात्रेय होसबोले कर रहे हैं, जो आरएसएस के महासचिव हैं। उन्होंने बाकायदे डाटा देकर के सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया है। होसबोले ने एक और बहुत तीखी बात बताई है, सरकार को आईना दिखाया है कि देश में जो गरीबी और अमीरी की असमानता है उससे हम नजरें नहीं चुरा सकते हैं। अमीर और अमीर हो रहा और गरीब होता चला जा रहा है। भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है और साहब हास्यास्पद भी है और पीड़ादायक भी है कि देश की वित्त मंत्री विदेश में जाकर के देश की अर्थव्यवस्था का मानो मखौल उड़ा रही हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, निर्मला सीतारमण जो हमारी देश की दुर्भाग्य से वित्त मंत्री हैं, पहले आप उनका ये बयान सुनिए, फिर आगे की चर्चा। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. But it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up. Just earlier this सुना आपने बयान। हमारे देश की वित्त मंत्री इस समय अमेरिका के आधिकारिक दौरे पे हैं। वहाँ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं के पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पे सवाल पूछने शुरू किए, आपके देश का रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है, तो उनका जवाब आपने सुना। साहब रुपया नहीं कमजोर हो रहा, बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है।
वो कह रही हैं कि जो डॉलर है वो लगातार जो है तेजी से ऊपर हो रहा, लगातार मजबूत हो रहा है, और इससे केवल हमारा ही देश नहीं, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो डॉलर के मुकाबले निचले स्तर पर हैं, जिनको डॉलर जो है ढकेल के करेंसी को नीचे ले आया है। हमारा भारत देश तो फिर भी अन्य देशों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सुन के बड़ी हंसी आती है कि निर्मला सीतारमण जो कि जेएनयू की पढ़ी हुई हैं और उनकी इकोनॉमिक्स कमज़ोर है, या फिर वो जनता की इकोनॉमिक्स को कमज़ोर मान रही हैं, जो आधी क्लास देकर, अधूरी जानकारी देकर निकल गई। डॉलर मजबूत हो रहा, बिल्कुल हमारे देश के लिए ये फायदेमंद हो सकता था, बिल्कुल, लेकिन कब? जब हम निर्यात ज्यादा करते, आयात कम करते। मानती हूं कि इस बार हर बार से ज्यादा अपने देश से निर्यात ज्यादा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा आयात हो रहा है। तो फिर इस डॉलर की मजबूती का हमको क्या फायदा साहब? कलयुग के इस काल खंड में हमें इतनी दिव्य योग वित्त मंत्री मिली थी, हमने कभी परिकल्पना नहीं करी थी, जो अपने देश के गिरते रुपए को, जो अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है, उसको भी अपनी कमी छुपाकर यूं चालाकी से निकल आएंगी। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि वो गोदी मीडिया नहीं था, वो आज तक एबीपी, न्यूज़ 18 या रिपब्लिक भारत के पत्रकार वहाँ नहीं बैठे थे, वहाँ अमेरिका के जर्नलिस्ट बैठे थे, और उनके इस बयान से वहाँ सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि क्या वाकई में ये भारत देश की वित्त मंत्री बैठी हैं, कि देश की तो छोड़े साहब, विदेश में भी जाके यहाँ की अर्थशास्त्र की परिभाषा को बदल मखौल उड़ा के चली आई वित्त मंत्री, और फिर भी बहुत प्राउडली बोल रही हैं कि साहब रुपया नहीं कमज़ोर हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। अभी हम यदि सितंबर महीने की बात कर ले तो खाने का तेल हो, रिफाइंड हो, आटा हो, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर हो, सब चीज़ों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अक्टूबर महीने में ऐसा लगा कि मानो हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। खाने के तेल के दाम घटे, कई चीज़ों पे दाम घटे, हम लोगों को लगा कि मानो अच्छे दिन आ ही गए। वैसे ही इधर पिछले एक हफ्ते में पुनः वापसी पर आकर के सबसे ज़्यादा सरसों का तेल और सोयाबीन के रिफाइंड पर प्रति लीटर 15 से 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा है, और हम कह रहे हैं कि साहब रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा, हमारी जीडीपी रसातल में नहीं है, हमारे देश में कोई महंगाई नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं। भैया काहे की महंगाई, लोगों की भूख बढ़ गई है। निर्मला सीतारमण का ये बयान आया है 16 तारीख से, तब से मानो एक सोशल मीडिया पे, चाहे वो विपक्ष हो या जनता हो, बराबर वो ट्रोल हो रही हैं। लेकिन ये वित्त मंत्री को ट्रोल करने का वक्त नहीं है, उनका मीम बनाने का वक्त नहीं है, ये वक्त है जवाबदेही का, ये वक्त है पत्रकारिता का। कि 2014 में जब रुपया 60 के पार था, तब हम इतने चिंतित नजर आते थे। सुनिए आप पहले मोदी जी का ये 2014 का भाषण, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। रुपये की कीमत गिरती चली जा रही है। जब अटल जी की सरकार थी तो रुपया 40-42 रुपए की ताकत रखता था $1 के सामने, और ये वर्तमान अर्थशास्त्रियों की सरकार में डॉलर के सामने रुपया गिरता गिरता 60, कभी 62, कभी 65, कभी 67 गिरता ही चला गया। कारण क्या? तो करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या? इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो आपने सुना ये भाषण,
तब मोदी जी कितने चिंतित नजर आते थे। तब वो क्या कहते थे कि जो हमारे व्यापारी विदेशों में सामान भेजते हैं, विदेशों से सामान मंगाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे साहब, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया 60 रुपए हो गया है। और अब मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, मौन साध रखा है। तो सवाल तो साहब पूछना पड़ेगा, जवाबदेही तो होनी चाहिए। यदि तब की सरकार की जवाबदेही थी तो आज भी जवाबदेही तो होनी चाहिए, क्योंकि हमने तो अच्छे दिन की परिकल्पना करी थी। ये सरकार तो गरीबों की हुआ करती थी। हमारे मोदी जी ने कहा था कि ये सरकार गरीबों की है। जो बेरोजगारी दर संबल सर्वेक्षण के डाटा के आधार पर अगस्त तक 7.6% था, अब वो बेरोजगारी दर अगस्त के बाद 8.3% बढ़ गई है साहब। और हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं। इस सरकार की एक खास रणनीति रही है। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री ने मुफ्त रेवड़ी को इस भारत की राजनीति से हटाने की बात कही थी। गोदी मीडिया में उस पर खूब डिबेट किया था। निर्मला सीतारमण के इस बयान को गोदी मीडिया ने शायद चर्चा के लायक नहीं समझा होगा, क्योंकि किसी भी चैनल में दिखाया नहीं गया इसको, सिर्फ कुछ वैकल्पिक पत्रकारों के चैनल के अलावा। इस पे कोई डिबेट नहीं की गई, लेकिन मुफ्त की रेवड़ी पर खूब डिबेट हुई थी। लेकिन गुजरात में चुनाव समीप है, और गुजरात तो हमारे भारत देश में वो तो एक मॉडल राज्य है ना। उसमें इतना विकास हुआ है कि केवल विकास के आधार पर वहां वोट मिलने चाहिए। वहां पे क्यों साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे वहां की जनता को? क्यों वहां सीएनजी और पीएनजी पर 10% की घटोतरी कर दी गई है? यानी कि चुनाव वाले राज्यों में महंगाई का असर दिखता है सरकार को भी। को हम रेवड़ी नहीं कहेंगे? आप बताइए। और वो भी गुजरात जैसे राज्य पर जो विकास के मॉडल का एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिस पे आज तक की यूपी की राजनीति टिकी हुई है, अडिग है। गुजरात के चुनाव समीप हैं, तो वहां जो रियायत करी गई है, वहां कई चीजें सस्ती कर दी गई हैं। तो क्या ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? प्रधानमंत्री जी, आप ही बता दीजिए। हो सकता है कि मेरे ज्ञान में कुछ कमी हो, मेरा नॉलेज उतना बेहतर ना हो, और आप लोग भी मुझे बताइए कि इसको मुफ्त की रेवड़ी कहेंगे या चुनावी लुभावने प्रलोभन कहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।